आयोग, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए आपको संविधान का एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा और 74वां संविधान संशोधन। एक बार इस लाइन को सब बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। 73वां और 74वां राज्य निर्वाचन आयोग। देखो हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है, क्या बोल रहा हूं मैं? भारत इलेक्शन कमीशन, इंडिया इलेक्शन कमीशन, नाम सुना है? जहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव, सांसदों के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, जो एमएलए के चुनाव होते हैं, वो सारा काम, सारी लिस्टिंग जो करने का काम करता है वो करता है इंडिया इलेक्शन कमीशन। कौन करता है? इंडिया। अरे कौन करता है? इंडिया इलेक्शन कमीशन। स्थापना कब की गई थी? सेटअप कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। लेकिन ये तो भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग है। अब इंडिया के अंदर कितने स्टेट है? 28। अरे कितने स्टेट है? 28। और कितने यूटी हैं? 8। पहले कितने थे? 7। बीच में कितने हो गए थे? 9। और वापस कितने हो गए? 8। यूटी बोला है मैंने। क्या बोला है? यूटी। यूटी की मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। रिपीट, क्या बोला मैंने? केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे देखो केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पे है स्टेट। स्टेट को बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोला मैंने? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र का मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, जहाँ की होम मिनिस्ट्री, जहाँ का गृह मंत्रालय, क्या बोल रहा हूँ मैं? जहाँ का गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता हो, वही तो केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आ रही है ना बात? और यहाँ पे न्यूट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब यहाँ के लोगों की प्रत्यक्ष जो से बनाई गई जो सरकार है वो राज्यों का निर्माण करती है। अरे किसका निर्माण करती है? जैसे कई स्टेट हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, तो धारा 370 पढ़ाऊंगा मैं आपको, 370। इसमें लद्दाख पढ़ोगे, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ोगे। तो पहले क्या था? ये स्टेट था। अब इसको क्या कर दिया गया? इसको यूटी बना दिया गया। और कितने भागों में? 2 भागों में। बनाया नहीं बनाया? जैसे अपना सबसे नया स्टेट तेलंगाना 2014 में बना गया था। तो बना गया था 2 जून 2014। उसके पीछे कमेटी थी, कमेटी का नाम क्या था? करशन राय कमेटी। कौन सी कमेटी? करशन राय कमेटी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे यूटी और स्टेट के अंदर फर्क पता होना चाहिए। और हम यहाँ पे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, जिसका टाइटल है, जिसका हेडिंग है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या नाम है? राज्य निर्वाचन आयोग। और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 73वां व 74वां संविधान संशोधन। क्या बोला मैंने? 73वां व 74वां संविधान संशोधन। ध्यान से सुनना, 73वां व 74वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अब क्यों करेंगे? किसी भी चीज का कोई ना कोई इंटेंशन तो होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है या नहीं होता है? हमें क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो हमारे क्या जो बड़े जो मतदान होते हैं, बड़े जो इलेक्शंस होते हैं, जो बड़े चुनाव होते हैं, उन चुनाव को कराने का काम किसका है? भारत निर्वाचन आयोग का। अरे किसका है? भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन का। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। एक स्वायत्त संस्थान है, एकदम फ्री है, इसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता। समझ में आ गई बात? अरे आ गई ना? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जनता जनता के लिए, जनता का शासन, प्रकार की लोकतंत्र है। समझ लो मेरी बात? अब यहाँ पे ये समझना आपको, ये काम इनका नहीं है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का जो काम है, बोले तो कार्य, क्या बोल रहा हूँ मैं? कार्य। कार्य देखो 2 चीजें समझेंगे। एक तो पढ़ेंगे आर्टिकल 243 और इसका एक है 243 का सेक्शन के। ये करा था पंचायती राज के चुनाव। बोलो मेरे साथ, पंचायती राज के चुनाव। पंचायती राज के चुनाव। ध्यान रखोगे इस बात का। 243 और इसका सेक्शन के, और इसमें एक सेक्शन और पढ़ोगे 243 जेड। क्या बोला मैंने? ये शहरी निकायों के चुनाव करा था, शहरी निकाय के चुनाव। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे डेली घटनाओं को ले रहे हैं। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त है, जो कमिश्नर है, वो किसको बनाया गया है?
मधुकर गुप्ता को। इससे पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। कौन थे भाई? प्रेम सिंह मेहरा। सीधी सी बात है। तो इसमें आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे हो सकते हैं, वो या तो ये पूछ लेगा राज्य निर्वाचन आयोग ये किसका रिजल्ट है? 73वां व 74वां संविधान संशोधन का जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और इसके बाद अब इसको सेटअप कब किया गया था? जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अब इसका कार्य क्या है? ये पंचायती राज के चुनाव कराएगा। अरे पंचायती राज के जो गांव के सरपंचों के, ब्लॉक के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में उनकी जो लिस्ट बनाई जाती है, इनके पीछे जो कोड ऑफ कंडक्ट, इनकी जो आचार संहिता लगती है, वो सारे काम कौन इंप्लीमेंट करवाता है? पंचायती राज का जो काम कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इतनी बात समझ में आ गई? आया नहीं? और अगर शहरी निकाय की चुनाव करवाने हो तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल परमिशन करेगा? तो 43 सेक्शन ZA। अरे कौन सा? सेक्शन ZA। अरे कौन सा? पक्का बता दोगे? क्या ये बात आपसे वापस पूछी जाएगी तो बता दोगे मुझे? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? है किसी को दिक्कत? शहरी जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, अर्बन, अरे नगर निकाय होता है, जैसे नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका, उसके जो चुनाव होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। उसमें केंद्रीय चुनाव आयोग रोल नहीं करता। समझ में आ गई बात? जैसे गांव में सरपंचों के चुनाव, पंचायतें होती है ना, पंचायतें, तो गांव में तो पंचायतें होगी और पंचायतों का ही यहाँ पे अपग्रेड रूप है शहरों के रूप में। यानी शहरों को जो ऑपरेट करेगा लोकल गवर्नमेंट के रूप में, वो कौन करेगा? शहरी निकाय। कौन करेगा? और गांवों को लोकल रूप में लीडरशिप किया, उनको मतलब उनकी जो लोकल गवर्नमेंट का जो रोल कौन करेगा? पंचायती राज। कौन करेगा? पंचायत। जैसे इंडिया में पंचायती राज की व्यवस्था कब आई थी? 2 अक्टूबर 1959 को आई थी। और इसकी जो तस्वीर क्लियर की थी किसने की थी? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अरे किसने की थी? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला स्टेट था राजस्थान, और राजस्थान में पहला डिस्ट्रिक्ट था नागौर, और नागौर का कौन सा गांव था? बंदरी गांव। कौन सा गांव था? बंदरी गांव। और इसी प्रोसेस को दूसरे नंबर पे इंप्लीमेंट करता आंध्र प्रदेश। कब करता है? आंध्र प्रदेश करता है। समझ में आ गई इतनी बात? ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहां से और कब की गई थी? अरे कहां और कब से की गई थी? नागौर बंदरी गांव 1900 कहां से? नागौर का एक गांव है बंदरी गांव। कौन सा गांव है? बंदरी गांव। और वहां से कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों की गई थी? गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? गांधी जयंती। महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं अपन लोग, जिन्होंने कई सारे आंदोलन किए देश के लिए, कई सारी चीजें उन्होंने बताई, लोगों को क्रांति के लिए उन्होंने जागरूक किया। उनका जो सत्याग्रह था उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ा जाता है उसी को बोलते हैं महात्मा गांधी युग। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी युग। समझ में आ गई बात? और उनका जो सबसे बड़ा पावरफुल जो हथियार होता है वो था उनका सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। और ध्यान रखना, जिंदगी में ध्यान रखना, बहादुर लोगों का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो सत्याग्रह ही होता है। आप किसी को बंदूक को समझ रहे हो, किसी बम को समझ रहे हो, किसी और चीज को समझ रहे हो कि मेरे पास भाव बढ़ जाता है, वो बहादुरी वाला काम नहीं है। बहादुरी का जो हथियार होता है, अगर आप इस चीज को समझ लो, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसको कोई चीज चाहिए, वो सत्य पे बैठ जाता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे होता है या नहीं होता है? तो महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था और भारत लोगों का सबसे बड़ा जो हथियार था वो सत्याग्रह होता है। अरे क्या होता है? सत्याग्रह। सत्य से आग्रह करना, सत्य से आग्रह करना, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई उसके अंदर कोई सेल्फिश टाइप की चीज नहीं है। वो सिर्फ लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो हम जब महात्मा गांधी पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तब बहुत अच्छे से महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। बहुत शानदार व्यक्ति रहेंगे और इनके बारे में तो कहा भी जाता है, इनको अंग्रेज अर्धनगा फकीर कहते थे। क्या कहते थे? अर्धनगा फकीर। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पंचायती राज समझ में आएगा ना तो आपको महात्मा गांधी को समझना पड़ेगा। और आप महात्मा गांधी को समझना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। रिपीट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। अरे क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। सॉरी चौथा, अच्छा चौथा है ना, सॉरी फंडामेंटल राइट है वो।
चौथा चैप्टर, कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर, सॉरी पता नहीं कैसे लहजे में आ गया। चौथा चैप्टर, उसका आर्टिकल नंबर 14, 44वां, कौन सा? पंचायतों का गठन। क्या नाम है? पंचायतों का गठन। और पंचायतों का गठन ही महात्मा गांधी की सोच को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? महात्मा गांधी की सोच को। सारी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? और वहीं से ये पंचायत राज वाली चीज शुरू होगी, और जिसकी अच्छे से शुरुआत होती है नागौर के बंदरी गांव से। कहां शुरू होती है? नागौर के बंदरी गांव से। इतनी बात समझ में आ गई? अरे आइडिया नहीं है समझ में? नहीं आई बिल्कुल भी। तो महात्मा गांधी के बारे में ये कह रहा हूं कि आप उनके बारे में समझना चाहते हो तो कोई उनके पास कोई सिक्स पैक नहीं था, कोई हाई फाई बॉडी नहीं थी। उनके पास सोच, और आदमी शरीर से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। उसकी सोच में कितना जबरदस्त एटीट्यूड है, उसकी सोच में कितना जबरदस्त दम है। समझ में आ गई बात? मैं दोनों को मुर्गा बढ़ा दूंगा के बारे में समझ रहे हैं तो महात्मा गांधी से ही पंचायती राज समझ में आएगा टोटली। आपको जो पढ़ना पड़ेगा, और आप चाहे आरएस का एग्जाम दे लेना, चाहे एसआई का एग्जाम दे लेना, चाहे स्टेट बोर्ड का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, अगर पंचायतों से क्वेश्चन नहीं आया तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजस्थान की 75% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और राजस्थान के अंदर अगर आपको किसी भी सेक्टर में जॉब करना तो गाँव को समझना पड़ेगा। अरे पड़ेगा ना? जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग भीलवाड़ा आ गई, आपकी पोस्टिंग मेवाड़ आ गई, वहाँ पे भील लोग रहते हैं, भील लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी ना। तो भील लोगों का कल्चर समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल परंपराएं हैं, वहाँ के लोकल रीति रिवाज हैं, उन सबसे परिचय करना पड़ेगा। और यही सच में अध्ययन होता है, पढ़ाई होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी को समझा देता हूं, जिससे आपको पंचायत अच्छे समझ में आ जाएगी। बाकी इसके डेटा बहुत सारे करने हैं हमको। देखो, महात्मा गांधी को अर्धनगा फकीर कहा है, मलंग बाबा कहा है। मलंग बाबा, क्या बोल रहा हूं मैं? मलंग बाबा। और कई लोगों ने, एक अंग्रेज था चर्चिल, जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि इस बंदे के बारे में आने वाली पीढ़ी अगर बात करेगी तो विश्वास नहीं करेगी कि एक 40-50 किलो का आदमी, कितने किलो का? 40-50 किलो का, इतनी शानदार सोच, इतनी बढ़िया क्रांतियां कर रहा है। अंग्रेजों की नाक पे दम कर दिया इस बंदे ने। क्या सोचता होगा, क्या एक्शन होंगे, क्या इनको एग्जीक्यूट करवा रहा है ये चीजों को, और लोगों को एक साथ इकट्ठा करा, लोग साथ भी आ रहे हैं। तो उनके सत्याग्रह को समझने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वो 5 प्रकार का सत्याग्रह था। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, जो महात्मा गांधी में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और जिनमें से हम एक, इनकी जो दूरदर्शी सोच थी कि मेरा भारत अब आजाद हो जाएगा, मेरा भारत के अंदर मेरे ही लोगों की सरकार बनेगी, और मेरे ही लोग जब मेरे गांव में प्रशासन को चलाएंगे, लोगों पे शासन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनके समाधान करेंगे, तो मजबूत सरकार होगी, लेकिन मेरे गांव की सरकार भी होगी। इस प्रकार का सोचते थे कौन? मिस्टर महात्मा गांधी। कौन सोचते थे? महात्मा गांधी। समझना पड़ेगा ना? अरे समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हमें महात्मा गांधी को, अब ऐसा तो नहीं कि जब बंदे ने इतना स्ट्रगल किया उसको 5-10 मिनट में समझना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, एक बहुत अच्छी किताब है, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक किताब बोल रहा हूं मैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कोई उनका जो आंदोलन होता था या प्रोटेस्ट होता था, कोई ऐसे नहीं रात को सो रहा है, सुबह प्लानिंग किया आज आंदोलन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी होती थी, वो कभी भी भीड़ को लीड नहीं कर सकते थे, भीड़ के सामने लेक्चर नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? समझ में आ रही है बात? लेकिन जो आंदोलन की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी कि आंदोलन को कैसे चलाना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे उनसे जो नारे हैं, जो नरेशन है उसको बुलवाना है। समझ में आ गई बात? जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, जैसे एक उनका नरेशन था डू एंड डाई, करो या मरो। अब ये करो या मरो उनका नारा थोड़ी था, करो या मरो नारा था मोहम्मद यूसुफ अली का। किसका नारा था? मोहम्मद यूसुफ अली का। बस उन्होंने तो उस नारे को खुद ने बोल दिया और लोग उसको फैशन रूपी तरीके से ले गए, और वो नरेशन जुड़ गया, कड़ी से कड़ी जुड़ गई, वो एक शानदार प्रोटेस्ट बन गया। और अंग्रेजों को लगा कि अब हर भारतीय जाग चुका है, अब हर भारतीय क्रांति के लिए आ रहा है, हमें देश छोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब इसके पीछे, अब इसका दम किस चीज में था? करो या मरो में, सब दो ही है। क्या बोल रहा हूं मैं? सब दो ही है, करो या मरो। अंग्रेजों को समझ में आ गया, ये तो ये मारेंगे या मर जाएंगे, मारेंगे तो हम नहीं बचेंगे, और मर जाएंगे तो हम इन पे शासन करेंगे। बात छोटी है, मतलब बहुत बड़ा है।
है या नहीं है? समझ लो मेरी बात। तो यहाँ पे डू एंड डाई एक छोटा सा नहीं है, डू एंड डाई के अंदर हमारे पूरे देश की स्वतंत्रता छुपी हुई है या नहीं है? तो हम इस तरीके से महात्मा गांधी को आने वाले टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये सारी बातें करंट इवेंट्स में ले रहे हैं। तो यहाँ पे पंचायती राज को समझने के लिए पूरा महात्मा गांधी को समझना पड़ेगा। और पंचायतों का गठन, मैं क्या बोल रहा हूँ, पंचायतों का गठन, और यह है आर्टिकल 40 और यह है चैप्टर नंबर 4। कौन सा? अध्याय 4। और अध्याय 4 का क्या नाम है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और वहीं से पंचायतों का गठन की परिभाषा आती है, जिससे पंचायती राज की शुरुआत आगे जाके हो जाएगी। और इसी के अंदर एक अमेंडमेंट आता है 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझ में आ गई बात? इसी के तहत 243 के तैयार किया जाएगा और 243 जेड ए तैयार किया जाएगा। ये सेक्शंस है जिसमें पंचायती राज में चुनाव की परमिशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे 243 के। कौन सा करेगा? 243 के। एक बार इसको जल्दी से उतार दो, छाप दो इसको जल्दी से। अच्छे से लिखना, प्यारा प्यारा इकोनॉमिक बोल रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। शहरी निकाय काम करते हैं ना, ये म्युनिसिपैलिटी वाले काम करते हैं। म्युनिसिपैलिटी नहीं होती क्या शहरों में? अरे म्युनिसिपैलिटी नहीं जानते हो? फिल्मों में नहीं देखा आपने कि म्युनिसिपैलिटी वाले आगे बिल्डिंग को तोड़वा देंगे, सफाई करवा देंगे, वो कर देंगे, सड़कें बढ़ा देंगे, लाइटें लगा देंगे। अरे जैसे एक होता जेडीए पट्टा, नाम सुना? इसे समझाता हूं आपको, ध्यान से सुना। एक होता सोसाइटी पट्टा। जेडीए पट्टा और सोसाइटी पट्टा के अंदर क्या है? जेडीए पट्टे के अंदर आपको जो फैसिलिटीज दी जाएगी सरकार के द्वारा, बड़ी हाई प्रोफाइल होगी, सड़कें अच्छी होगी, लाइट अच्छी होगी, बिल्डिंग्स अच्छी होगी या नहीं होगी? वो सारी देखने का, मेंटेन करने का काम और जिनको ऑपरेट करने का जो काम करता है वो शहरी निकाय करता है। कौन करता है? शहरी निकाय, जिसको हम एक शब्द में समझते हैं तो म्युनिसिपैलिटी। क्या बोलते हैं? म्युनिसिपैलिटी। बाकी आपको इतना ही यहाँ पे एड्रेस करना ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा। और जो आपको मैंने बताया था ना कि जो पुलिस में है सर, वो आपके निर्वाचन आयोग के जो प्रथम आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर। खुद से हेडिंग्स लिख लीजिए, जो पेपर में आपको सीधी ऐसी ही पूछी जाएगी। मैं कुछ चीजें मौखिक बोलूं, देखो। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त लिखिए एक बार, थोड़ा लिखाने वाला काम कम कर दिया तुमने। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर, ये नाम आपको पूछ लेगा। कमिश्नर होगा ना, अमर सिंह। अरे कमीशन से ही कमिश्नर बनता है, कमीशन से ही कमिश्नर बनता है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं आयुक्त। क्या बोलते हैं? आयुक्त। समझ में आ गई बात? देखो यहाँ पे क्या बोला आपने? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कमीशन का जो चेयरमैन होगा उसको क्या बोलेंगे? कमिश्नर। समझिए एक बार में कहना क्या चाह रहा हूं। और इसी को हिंदी में बोलते हैं आयुक्त। क्या बोलते हैं? जैसे कोई आईपीएस अधिकारी होगा, आईएएस अधिकारी होगा, वो सचिव के पद पे कहीं रहा होगा, और सचिव वाला ही आगे यहाँ पे क्या बन जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अरे क्या बन जाएगा? और इसको चुनने का काम कौन करता है? देखो इसकी सिफारिश जो की जाती है, इसकी सिफारिश के पीछे सीएम का रोल है, प्रतिपक्ष के नेता का रोल है। किसका रोल है? सीएम प्रतिपक्ष के नेता का रोल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? और प्रतिपक्ष यानी विपक्ष, अपोजिशन। समझ में आ गई बात? अपोजिशन, समझ गए? अरे समझ गए ना? और इसको नियुक्त कौन करवाता है? राज्यपाल। कौन करता है? समझ में आ गई बात? इसको जो वेतन भत्ते, इसकी जो टाइमिंग कार्यकाल रहेगा, वो सारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सेम उसी की तरह होगा। तो उसको समझने के लिए मुख्य न्यायाधीश को समझना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैंने करंट के हिसाब से इतनी सारी चीजें बताई है, क्योंकि करंट में तो आपको एक लाइन पढ़ाता मैं, भाई हम पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पे करंट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो करंट में तो इतनी सी बात में खत्म हो गया कहानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन बने? अभी मधुकर गुप्ता,
मधुकर गुप्ता, क्या नाम है? मधुकर गुप्ता। ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई है कि जो चीज करंट में आ जाती है, जो चीज चर्चा में आ जाती है, तो एग्जामिनर ये सोचता है कि बंदा करंट वाले में तो पढ़ के आएगा, वो ये देख रहा है कि पढ़ने वाला इंसान है या तोता है। उसने मधुकर गुप्ता को ही पढ़ा है या ये भी पढ़ा है कि ये सब चीजें आती या नहीं आती उसको, समझ रहे हो ना? तब आप मेरी सारी बातें बताइए कि मधुकर गुप्ता को ध्यान में रखते हुए आपको इन सब बातों का भी नॉलेज करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? अरे यस या नो, समझ में आया नहीं आया? तो ये सारी बातें तो मैंने एडिशनल बातें लिखाई आपको, तो जरूरी है सीखना। तो लिखिए आप इसमें क्या लिख रहे थे? हाँ, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौर। देखो, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? मधुकर गुप्ता। इससे पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। कौन थे? प्रेम सिंह। आप ये लाइन भी लिख लीजिए, मधुकर गुप्ता से पहले प्रेम सिंह मेहरा थे। और प्रेम सिंह मेहरा का सबसे शानदार जो आपको नॉलेज करना है वो बात ध्यान से सुनिए। कोविड-19 का टाइमिंग चल रहा था और उस समय पंचायती राज के चुनाव होने थे और शानदार तरीके से पंचायती राज चुनाव को कराने का जो काम किया था वो क्या था? प्रेम सिंह मेहरा ने। किसने किया था? प्रेम सिंह मेहरा। तो जब बंदा शानदार काम कर रहा है तो बलवंत राय मेहता जो गुजरात के सीएम रहे थे और राजस्थान की ओर से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता, जो राजस्थान के मेवाड़ के उदयपुर रियासत से थे। कहां से थे? उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की डेफिनेशन दी कि गांव के शासन को चलाने के लिए कम से कम 3 स्तर होने चाहिए। अरे कितने स्तर होने चाहिए? इसमें एक कौन सा है? ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। दूसरा है कौन सा? पंचायत समिति। और तीसरा है कौन सा? प्रमुख। बोलो मेरे साथ, कुछ भी। और 2 स्तरीय समिति की जो डेफिनेशन की थी वो की थी अशोक मेहता ने। किसने की थी? अशोक मेहता ने। तो हर गांव होता है, हर गांव की ग्राम पंचायत होती है, हर गांव की पंचायत समिति होती है। जैसे 5-4 ग्राम पंचायतें होके उस पे जो उसका सीनियर जो पोस्ट होता है, जो ओहदा होता है, उसको बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। अब इसको ऐसे समझो, इसे राज्य आप पूरा समझ जाओगे, ध्यान से देखिए, सबका ध्यान बोर्ड होना चाहिए। राज्य किससे बनता है? जिलों से। जिले किससे बनते हैं? तहसीलों से। तहसील किससे बनती है? उप तहसीलों से। उप तहसील किससे बनती है? ग्राम पंचायत समितियों से। बोलो मेरे साथ, पंचायत समितियों से, जो कमेटियां होती है। और पंचायत समिति किससे बनती है? ग्राम पंचायत से। किससे बनती है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत किससे बनती है? वार्ड से। और वार्ड किससे बनता है? छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, फैमिली घर, ये अनुसार आप लगेगा। घर से वार्ड, वार्ड से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, पंचायत समिति से उप तहसील, तहसील, जिला, राज्य। और पूरे राज्य में किसका निर्माण करेंगे? देश का। ये हमारा स्ट्रक्चर। आया आपको समझ में? अरे आपको दिल्ली से आपके गांव आना है, ध्यान से सुनना। आप दिल्ली से राजस्थान में आओगे, राजस्थान से जयपुर में आओगे, जयपुर से तहसील में जाओ, आपके मतलब जयपुर जिला हो गया, कोई सा भी जिला हो सकता है, 33 जिले, उन जिलों में जाओगे, आपकी तहसील में जाओगे, नहीं जाओगे, आपकी पंचायत समिति में जाओगे, फिर आपके गांव में जाओगे, फिर आपके घर चले जाओगे। आप किसी को एड्रेस ऐसे तो बता सकते हो ना, नहीं तो जीपीएस से बताओगे क्या? भाई सर हमारे तो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम ही काम करता है, हम तो इसी से पहुंच जाते हैं, ना गांव की जरूरत है ना देश की जरूरत है। पाकिस्तानों को भी चलेगा, अफगानिस्तानों को भी चलेगा, चलेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो ये मैनेजमेंट है, ये हमारे समाज का, हमारे देश का मैनेजमेंट है। समझ में आ गई बात? सरकार किस पे काम करती है? डेटा पे, आंकड़ों पे। सरकार किसके घर थोड़ी जाती है। सरकार आज हम जनसंख्या करवाते हैं, जनसंख्या काउंटिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कि सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी, वो पॉलिसी जो धरातल का नीचे से नीचा जो व्यक्ति है वहां तक कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तभी तो हो सकता है ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो गांव का विकास इसलिए नहीं होता। समझ में आ गई बात? क्योंकि शहर का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा गांव में आते आते कई मीडिएटर है जो उसको निपटा देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये और चीजें हैं, अपन सिर्फ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। आपने ये लिखिए, लिखिए क्या सबने? अब आपको मुझे पढ़ाना था आज, कोई बात नहीं। आपको मुझे एक तो पढ़ाना पड़ेगा लोकपाल और लोकायुक्त।
लोकपाल, जिसको स्वीडन के अंदर ओम्बुड्समैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन। ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? स्वीडिश। और हमारे इंडिया के अंदर केंद्र सरकार में होता है लोकपाल। और लोकपाल की जो सारी कार्रवाई होती है वो होती है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। यस, किसके खिलाफ कार्रवाई होती है? करप्शन के खिलाफ। सुन रहे हो ध्यान से? करप्शन जानते हो? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार की इंडिया के अंदर क्या रैंक है आप सबको पता है? 86वां रैंक है। समझ में आ गई बात? अब इसके लिए सबसे पहले इंडिया के अंदर लोकपाल जो लाने वाले व्यक्ति थे वो थे लक्ष्मीमाल सिंघवी। कौन थे? एक बार ये नाम बोलिए, लक्ष्मीमाल सिंघवी। बोलो मेरे साथ, एक बार और बोलिए। डेढ़ क्यों लगता है क्या तुम्हारा सर हमारी इस नाम को बोलने में? लक्ष्मीमाल सिंघवी। बोलो मेरे साथ, लक्ष्मीमाल सिंघवी। सर लक्ष्मी है, भारतीय संस्कृति है। समझ में आ गई बात? और फिर रही बात ये माल चंद, ये है ना, ये हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं? धर्म को। समझ में आ गई बात? तो हमें हमारे इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। इंडियन कल्चर को हम भूल गए तो फिर वही पढ़ेंगे जो है नहीं। दिखने को हम हिंदू दिखेंगे लेकिन निकलेगी अंग्रेजी। कंपटीशन के अंदर आपको इंडिया में अगर जॉब करनी है तो दोनों चीजें आना जरूरी है। अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, और हमारी जो लोकल लैंग्वेज वो भी आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? नहीं तो फिर माल का माल ही निकालोगे। अब देखो मैं इसी माल को अगर ज्योग्राफी में भी पढ़ाऊंगा तो इस माल का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या मतलब होता है? काली मिट्टी। और एक माल ऐसे होता है जैसे माल है तो लक्ष्मीमाल सिंघवी है। क्या नाम है इसका? लक्ष्मीमाल सिंघवी। समझ में आ गई बात? लक्ष्मीमाल सिंघवी वही है जिन्होंने नेशनल डायस्पोरा डे दिया था, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और इन्हीं लक्ष्मीमाल सिंघवी ने एक शब्द दिया था जिसका नाम है लोकपाल। बोलो मेरे साथ, लोकपाल। लोकपाल आपको समझ में आएगा जब आप एक करेक्टर पढ़ोगे, अन्ना हजारे, जिसको भारत का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्ना हजारे। आज आम आदमी पार्टी देख रहे हो आप, आम आदमी पार्टी किसकी देन है? अन्ना हजारे की तो देन है। क्योंकि अरविंद जो केजरीवाल थे वो कौन थे? उन्होंने ब्यावर से एक एनजीओ शुरू किया था, परिवर्तन। किसके नाम से? परिवर्तन के नाम से। आई बात समझ में? और आपको पता है कि राजनीति और वास्तविकता में राजनीति का फर्क आपको कल भी मैं बता रहा था। हम एजेंडे का शिकार होते हैं। हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, हम चाहे आम आदमी को वोट कर रहे हैं, हम न्यूट्रल वोट थोड़ी करते हैं। क्यों नहीं करते? नहीं होता है ना, हम करते थोड़ी हैं। हम विकास को वोट थोड़ी करते हैं, हम एजुकेशन या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट थोड़ी करते हैं। नहीं करते ना। हमें तो जो जितना अच्छा पात्र बना के उसको वोट करते हैं। जैसे आपको कल बताया था मैंने, आम आदमी पार्टी देखा हो ना, बहुत सावधानी से की गई लापरवाही। बताया था मैंने, वो कपड़े ऐसे सड़े पड़ी हुई है, ठीक ठाक नहीं आएगा और लगेगा ये तो अपने जैसा ही है। आगे सर समझ में आ गई बात? तो इन लेक्चर्स को आगे बात करेंगे। मैं आपको लोकपाल पढ़ाऊंगा, लोकायुक्त पढ़ाऊंगा। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर करप्शन के विरोध कदम उठाता है, लोकायुक्त स्टेट के अंदर करप्शन के विरुद्ध कदम उठाता है। वो शानदार टॉपिक रहने वाला है। और ये व्यवस्था स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, रिपीट, तो इसको ग्रुप में बोला था स्कैंडिनेवियन। क्या बोला था? स्कैंडिनेवियन। वहां पे ये लोकपाल आ गया था ओम्बुड्समैन में। किसमें आ गया था? तो वहां की जो सरकारें होती है वहां पे उनके खिलाफ करप्शन को रोकने के लिए कदम उठाया गया था। इसीलिए नॉर्वे के अंदर करप्शन नहीं है, आज दुनिया में नंबर 1 है या नहीं है? बिल्कुल। जैसे आप जापान के अंदर रह रहे हो और जापान के अंदर आपका अगर पर्स खो जाता है, पक्की बात है, पूरी संभावना रहती है कि पर्स जहां खोया वहां मिल जाएगा आपको। और इंडिया में मत सोचना ये बात, अगर पर्स खो गया तो समझो खो ही गया। तो हम तो करप्शन, जरूरी नहीं कि करप्शन वही है, हम करप्शन विचारों से भी करप्ट हैं, हम काम करवाने से भी करप्ट हैं, हम वोट देने में भी करप्ट है या नहीं है? अगर कोई नेता किसी के घर शराब की पूर्ति कर रहा है, पक्की बात है शराब में वोट दे देंगे अपना, तो करप्शन तो है या नहीं है? अगर नौकरी चाहिए सिफारिश करवा रहे हैं तो वो भी क्या है? करप्शन है। अगर हम सोच से भी करप्ट है, अगर कोई नेता गलत है लेकिन हम हमारे निजी स्वार्थ के कारण उसको एलिगेट नहीं कर रहे, उसको पूरा नहीं बता रहे, वो भी क्या है? करप्शन। हम सिर्फ एक ही तरफ सोचते हैं कि जो पैसे खिलाता है वही करप्शन है। अरे नहीं, करप्शन की जो परिभाषा है हर चीज के अंदर वो करप्शन करेगा, काम करने में करप्शन करेगा, ज्वाइनिंग करवाने में करप्शन करेगा, एजुकेशन में करप्शन करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोई और बेईमानी करेगा। मतलब किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी हो रही ना, उसी को बोलते हैं करप्शन या भ्रष्टाचार। क्या बोलते हैं? इस चीज को समझेंगे। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे
इंडियन हिस्ट्री के अंदर से कितने सारे राजा आएंगे, कितने सारे राजा जाएंगे, होता है ना, लेकिन उनको खत्म कौन करेगा? तो ध्यान रखना, किसी को कोई खत्म करता है तो सत्ता सत्ता को भ्रष्ट करती है, परम सत्ता को भ्रष्ट करती है। आपको कोई अगर खराब कर सकता है ना, तो आपकी बराबरी वाला खराब कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो यही इसी प्रकार का हमारा हिस्ट्री मैनेजमेंट है, इसी प्रकार का हमारा आज का रिसेंटली जो